नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और जातीय जनगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में सीसीपीए की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इस बार होने वाली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना को भी करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। सीसीपीए की बैठक में केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। जातिगत जनगणना को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगली जनगणना में मोदी सरकार जातीय जनगणना को करवाएगी, ये बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है और इस साल सितंबर से जो जनगणना है वो शुरू होगी और उसी जनगणना में जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा। ये एक बड़ा मामला हो सकता है क्योंकि लगातार पूरे देश भर में जो अपोजिशन के लोग हैं वो लगातार जातीय जनगणना को लेकर के मांग कर रहे थे और उसी कड़ी में केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला आया है। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी की खबर पर जुड़ गए। रवि, बड़ा कदम है केंद्र सरकार का, क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, जाति जनगणना कराई जाए और चाहे पक्ष विपक्ष तमाम तरह से नेता इसकी मांग करते रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोग लगातार इसकी मांग करते जाति जनगणना कराई जाए और उसको लेकर लगातार मांग की जाए। हालांकि ये भी कहा जाता रहा है कि 2011 में जाति जनगणना आखिरी बार कराई गई थी और उसके बाद से जिस तरीके से जातियों को कैसे उनको अधिकार मिलेगा, तमाम सारे मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा होती है। हालांकि कई बार राजनीतिक बयानबाजी इसको लगाती रही है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया है जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर तमाम सारे राजनीतिक जरूर इसमें अपना कहीं ना कहीं पक्ष रखते हुए जरूर नजर आए। तो साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां हैं वो मांग करते हैं। उसी में समाजवादी पार्टी ने भी अभी बात कही है, उन्होंने साफ किया है कि वो लगातार इसकी मांग करते रहे। हालांकि उनकी मांग मान ली गई है, यानी कि अब जाति जनगणना को हरी झंडी मिल गई, यानी जाति जनगणना देश की कराई है और उससे कहीं ना कहीं तमाम सारे बोलो जिसको इसका इंतजार था वो इंतजार उनका पूरा हो। और जिस तरीके से इस पर अपोजिशन का मूव रहा है, फिर चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां जो लगातार जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव बना रही थी, वो इस पूरे मामले का क्रेडिट भी खुद ही लेने की होड़ में है। वो कहती हैं कि बीजेपी तो नहीं चाहती थी, ये हमारा दबाव था जिस वजह से ये तैयार हुए। बिल्कुल, सत्ता पक्ष के भी जुड़ी हुई पार्टियां भी इसको लगातार मांग उठाती रही। चाहे हम बात करें तो निषाद पार्टी की या समाजपा की बात करें, अपना दल ने भी कई बार जाति जनगणना की बात की, लेकिन जिस तरीके से एनडीए सरकार से लगातार मांग होती थी, लेकिन विपक्ष से लगातार या सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों की बात करें वो भी लगातार इस बात को कहते रहे। लेकिन जिस तरीके से आज उसको मंजूरी मिली, यानी कि अब जो जाति जनगणना कराने को लेकर पूरी मंजूरी मिली है, उससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो तमाम सारे राजनीतिक दल है वो इसकी शाबाशी लूटने में आगे आते नजर आ रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका दबाव ही काम आया है जो जाति जनगणना कराने को लेकर सरकार मान गई है। तो उसकी वजह वो खुद को मानते हैं, ऐसा साफ तौर उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। तो जातीय जनगणना को लेकर के सितंबर से जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। अगली खबर गोरखपुर से आपको बताएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजयनाथ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय के हीरक जयंती द्वार का उन्होंने शिलान्यास किया और इसके साथ ही साथ समारोह में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने खुशी भी जताई। ये बड़ी खबर है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 75वीं जयंती आज मनाई गई। आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बहुत विशाल इतिहास गोरखपुर विश्वविद्यालय का है। 75 सालों के इतिहास को समेटे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आज अपनी हीरक जयंती द्वार के शिलान्यास के मौके पर आज जयंती कार्यक्रम को भी मनाया। 75 जयंती वर्ष जो था वो आज मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय में और जो पूरब के विश्वविद्यालय हैं उनमें कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय अपनी एक ख्याति रखते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जिस तरह प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस का बीएचयू विश्वविद्यालय और गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहां पर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि उसके आसपास के ज़िलों के बच्चों को एक शिक्षा का बड़ा माध्यम मिलता है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। वहां पर आज 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद रहे और महंत दिग्विजय नाथ ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम रखा गया था वहां पर उन्होंने शिरकत की, बच्चों के साथ संवाद किया। विश्वविद्यालय के हीरक जयंती द्वार का भी उन्होंने शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री खुद जब उस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि आज गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना 75वां जयंती वर्ष मना रहा है। ये सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक बड़ा मौका बनता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय आज 75 सालों का हो गया। 75। सुशील हमारे सहयोगी पूरी खबर और डिटेल में बताएंगे। सुशील, बड़ा मौका था गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का और ये मौका सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरब के बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। सुशील, शायद कुछ तकनीकी खराबी है जिस वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हम आपसे बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे थे। अगली खबर अब हम आपको कानपुर से बताएंगे जहां पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। आज राहुल गांधी कानपुर पहुंचे थे। शुभम की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद आज राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे थे। करीबन 25 मिनट तक परिजनों के साथ राहुल गांधी रहे। शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा में इस बात को रखेंगे और राहुल गांधी ने सांसद प्रियंका गांधी से भी शुभम के परिजनों की बात कराई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कानपुर में शुभम के परिजनों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थे। रायबरेली में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके बाद वो आज जब वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो वो रायबरेली से कानपुर गए जहां पर उन्होंने शुभम के परिवार वालों से मुलाकात की। जेबा हमारी सहयोगी कानपुर से सीधे जुड़ गई हैं। जेबा, क्या कुछ रहा राहुल गांधी के दौरे पर आज? देखिए, राहुल गांधी जो है वो मतलब शुभम द्विवेदी के घर गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात करी, शुभम को श्रद्धांजलि दी, उनकी पत्नी से बात करी, उनके परिजनों को जो है ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। हालांकि उनके जो मतलब शुभम द्विवेदी के जो परिजन है और उनकी जो पत्नी है ऐश्वर्या, वो लगातार सरकार से दो ही चीजों मांग करी। उनकी पहली मांग ये है कि उनके जो पति है उनको जो है वो शहीद का दर्जा दिया जाए, मतलब शुभम द्विवेदी को। और इसके अलावा उनकी दूसरी मांग जो है वो ये है कि आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की, तो उन्हीं ने उनके परिवार को और ज़ेबा, साफ तौर से राहुल गांधी का वहां पर पहुंचना, परिवार को ढांढस बंधाना, ये कहीं ना कहीं परिवार को तो सांत्वना देता ही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली भी जो है वो तमाम चीज़ों को उस चश्मे से भी दिख रहा है, लोग इसको देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखा जाए तो मृतक शुभम द्विवेदी जिस दिन से भी ये पहलगाम की जो घटना हुई है, लगातार उनका जो घर है, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात अलग है, वो आए उनके परिवार को सांत्वना दी। लगातार उनका जो घर है वो एक सियासी जमावाड़ा है, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, उनका हालचाल ले रही है, उनको सांत्वना दे रही है, ढांढस बंधा रही है। और उनकी जो पत्नी है, हालांकि इस पूरे मामले में राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी से भी बात कराई और राहुल गांधी ने जो है वो कहा कि वो इस मामले को लेकर जो उनकी परिवार की मांग है शहीद का दर्जा देने की, पीएम मोदी को पत्र लिखकर स्वयं बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो दोनों जो है इस बारे में प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और जो चूंकि इसको कहीं ना कहीं जो है अब सियासी उसकी तरफ से भी देखा जा रहा है, लेकिन जहां तक अगर हम आतंकवाद की बात करते हैं तो चाहे पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, विपक्ष हो, कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद के मामले पर भारत एकजुट होकर एक आवाज में एक साथ खड़ा है। जी
ठीक है ज़ेबा, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। कानपुर के बाद अगली खबर आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के राजनीति चरम पर है। एक तरफ अखिलेश यादव का पोस्टर का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर एक और लगा दिया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि बाबा साहेब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब से जुड़ी हुई 16 अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया गया है। जिन जनपदों में बाबा साहेब की मूर्ति खंडित की गई, जहां पर तोड़ी गई, उन तमाम जगहों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के बाहर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बाबा साहेब की तस्वीर के साथ अभी अखिलेश यादव के मुद्दे पर सियासत चरम पर थी, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लग गया है और इसमें बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर में उत्तर प्रदेश के उन 16 जनपदों का जिक्र किया गया है जहां पर बाबा साहेब की मूर्ति पिछले कुछ दिनों में खंडित की गई है, तोड़ी गई है, और ये बात लिखी गई है कि बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो रहा है और बाबा साहेब का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के लिए ये पोस्टर लगाया गया है। बाबा साहेब से जुड़ा हुआ ये पोस्टर है और इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार में किस तरह बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। 16 जनपदों का जिक्र किया गया है जहां पर पिछले कुछ दिनों में जो बाबा साहेब की मूर्तियां हैं वो तोड़ी गई हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्रदर्शन है, जो पोस्टर है, उस पर तमाम चीज़ें लिखी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और अगली खबर आपको हम बहराइच से बताएंगे, जहां पर अवैध मदरसों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध मदरसों पर सरकार की सख्ती बदस्तूर जारी। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई है। बहराइच के नानपारा, मोतीपुर, महसी में आज बुलडोजर एक्शन हुआ। 100 से ज्यादा अवैध कब्जों पर कार्रवाई भी जारी है। तो एक तरफ जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाइयां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अवैध कब्जों पर भी आज बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। बहराइच के नानपारा, मोतीपुर, महसी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। 100 से ज्यादा अवैध कब्जे थे जिन पर बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं। कई गांवों में अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर चला है। बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, सरकारी जमीनों को खाली कराया गया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी बहराइच से सीधे जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके के अवैध कब्जे थे और किस तरीके से इसको खाली कराया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तमाम ऐसे अतिक्रमण थे जो खलिहान की जमीन पर, पोखरे की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर और तमाम तरह के, चाहे वो कब्रिस्तान हो और भी जमीन होती है, यानी ऐसी जमीन कब्जे में होनी चाहिए जो कहीं न कहीं उसका लाभ जो है एक आम पब्लिक को मिलता है, आम ग्रामीण को मिलता है। उस जमीन जो है इन लोगों का काफी सालों से अतिक्रमण चलता आ रहा था। हालांकि सरकारें आई और सरकारें बदल गई, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको काफी सघनता से देखा है। देखने के बाद अधिकारी दिशा निर्देश दिया है कि इस जमीनों की जांच की जाए और जांच करने के बाद जितनी भी जमीनें ऐसी बाधित मिली है, जिस जमीनों पर जबरदस्ती अतिक्रमण किया था, उन जमीनों को खाली करवाया गया है। जिला प्रशासन की टीम के द्वारा महसी, मोतीपुर और मीनपुरवा, नानपारा के बीच में तकरीबन 100 से ऐसे अधिक अतिक्रमण थे जिसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है, शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर मेरठ से आपको बताएंगे, जहां पर एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को छोड़कर देवर के साथ फरार हो गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बताया जाता है कि नई नवेली दुल्हन की शादी एक मौलाना के साथ हुई थी और उसकी दाढ़ी उसे पसंद नहीं आई और वो अपने देवर के साथ फरार हो गई। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
अपने साथ वो नकदी और जेवर भी लेके फरार हो गई है। फिलहाल पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी और देवर की लोकेशन लुधियाना में बताई जा रही है। दोनों की बरामदगी के लिए टीम को भेजा गया है। अपने देवर के साथ फरार हो गई। पंकज पूरी खबर बता रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी है? मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट का मामला है, जहां 7 महीने पहले जो है महिला की शादी हुई थी और उसको उसके जो पति है उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी। इस चीज को लेकर अक्सर विवाद रहता था। उसने अपने पति से कहा अगर तुम अपनी दाढ़ी कटवा लोगे तो मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन उसके पति द्वारा एक बार जो है दाढ़ी कटवा ली गई थी, लेकिन उनके बीच जो है फिर भी समझौता हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो दाढ़ी बढ़ने लगी तो उसी दौरान जो उसका देवर है उससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और अपने देवर के साथ वो फरार हो गई। एक लेटर उसके द्वारा छोड़ा गया है जिनमें तमाम जिक्र किया गया है, दाढ़ी को लेकर जिक्र किया गया है कि मुझे जो अपना पति दाढ़ी की वजह से पसंद नहीं था। वहीं 2 महीने तक जो पीड़ित पति है उसने सबसे बात छुपाकर रखी, अपनी पत्नी के और अपने भाई की जो गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई। रिश्तेदारों को लेकर उनको ढूंढता रहा। अब 2 महीने बाद वो थाने पहुंचा और पुलिस से उसने जो है अपनी पत्नी को और अपने भाई को बरामद करने की बात बताई है। अब उसने आरोप भी लगाया है कि पत्नी द्वारा अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब पुलिस उन दोनों की जो मोबाइल की लोकेशन है उसके आधार पर, उनकी जो है लोकेशन के आधार पर कहाँ वो कौन से शहर में छुपे हुए, पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। एक टीम जो है लुधियाना के लिए, उनकी लोकेशन लुधियाना मिली थी, एक टीम लुधियाना के लिए रवाना कर दी है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी। और किस तरीके से मामला परिवार वाले हैंडल कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? पुलिस कितना बता रही है पैसा वैसा लेकर ये लोग भागे? क्या इनका पहले से भी कोई चक्कर था क्या? क्योंकि परिवार का कहना है कि 7 महीने पहले जो है शादी हुई थी और 7 महीने से जब से जो महिला वो घर में यानी कि पत्नी घर में पहुंची थी उसी चीज को यानी कि जो मौलाना है पति है उसको लेकर वो अक्सर कहती थी, दाढ़ी का जिक्र किया करती थी, उससे कटवाने की बात किया करती थी। और जब उसके द्वारा एक बार दाढ़ी कटवा ली, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोबारा उसके दाढ़ी आई तो उसने फिर उस चीज का विरोध किया। लेकिन उसी घर में उसका भाई रहता था यानी कि उस पत्नी का देवर, उसके बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और एक दिन रात को घर में कुछ रखे पैसे और गहने लेकर दोनों फरार हो गए। लेकिन अब जो पत्नी है उसके द्वारा पति को धमकी दी जा रही है कि 5 लाख रुपए यानी कि मैं आपको देती हूँ और इस मामले से दूर रहो अगर। और वहीं एक जो है वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें जो देवर के साथ यानी कि भाई के साथ जो पीड़ित पति है उसके साथ मिलकर मारने की भी जो है जो अपने पति को साजिश रचती हुई वो महिला नजर आ रही है। जी। अभी परिवार वालों से कोई बात हुई, वो कुछ कह पा रहे हैं इस पर? ये मामला ऐसा तो नहीं कि पहले से चक्कर चल रहा था और एक दूसरा कारण बन गया दाढ़ी का और उसको मौका मिल गया? परिवार का इसमें साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 7 महीने पहले शादी हुई थी, जब महिला आई थी घर में बिल्कुल शांत इसका स्वभाव था, किसी से ज्यादा बात नहीं वो करती थी। लेकिन इसी बीच जो पति पत्नी के बीच लगातार जो है विवाद बढ़ने लगा और जब इस विवाद का कारण पता चला तो सब जो है इस विवाद को लेके कि किस वजह से विवाद है, दाढ़ी का विवाद है, तो उससे जो पीड़ित पति था उसके कहने पे एक बार दाढ़ी जरूर काट ली गई थी। लेकिन अब जो परिवार है, परिवार का कहना है कि तमाम 2 महीने से जो है जो देवर के साथ फरार है और हम लगातार 2 महीने से जो रिश्तेदारी है उनमें इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब थक हार कर जो पति है वो थाने पहुंचा और उसने पुलिस से जो है मदद मांगी है। जी। तो क्या पुलिस बता रही है कि इनको वहाँ से लेके आएंगे लुधियाना से? कैसे क्या होगा कुछ बता रही है पुलिस? कोई भेजा जाएगा या परिवार वाले जाएंगे? कोई बात हुई उस लड़की से या उस लड़के से? बिल्कुल, जब ये पीड़ित पति थाने पहुंचा था तो जिस तरह से पहले यानी कि 2 महीने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई थी तो उसके बाद इसने सारी घटना पुलिस को बताई। उसके बाद यानी कि जो पत्नी है और जो यानी कि जो पीड़ित पति है उसका भाई, जो उन दोनों की जो मोबाइल की जो लोकेशन है वो लुधियाने में मिली है और आज दोपहर एक टीम पुलिस की जो है लुधियाने के लिए रवाना हो गई। जल्दी हो सकता है उन लोगों की गिरफ्तारी हो, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन लोगों का जो है ये कहाँ 2 महीने में किस रिश्तेदार के पास रहे थे, लुधियाना में किसके पास थे। तमाम सवाल है जो पुलिस इनको गिरफ्तार करने के बाद इनसे करने वाली है। जी।
ठीक है, आप नज़र बना रखिए पंकज, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।